नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। आज हम परमाणु की संरचना इकाई 2 के विषय में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने रासायनिक मूलभूत अवधारणाओं के विषय में पढ़ा था और हमने इकाई 1 कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय एवं यूनानी दार्शनिकों द्वारा बहुत पहले से ही परमाणुओं के अस्तित्व को बताया गया था। उनका विचार था कि परमाणु द्रव्य के मूल संरचनात्मक भाग होते हैं। उनके अनुसार पदार्थ लगातार विभाजन से परमाणु प्राप्त होता है, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि परमाणु एक जो पुराने यूनानी और भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने बताया कि परमाणु अविभाज्य है और परमाणु शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से आया है। परमाणु को हम लोग इंग्लिश में एटम कहते हैं और ये एटम कैसे आया? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें क्या है? एटोमियो। एटोमियो का अर्थ न काटे जा सकने वाला। परमाणु शब्द क्या है? एटम है, जिसे हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। और एटम क्या किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में एक शब्द है एटोमियो, जिसका अर्थ होता है न काटे जा सकने वाला या अनडिविजिबल, अविभाज्य। पहले ये विचार जो था केवल कल्पना पर आधारित था और इनका प्रायोगिक परीक्षण कर पाना संभव नहीं था, परंतु जब तक ये विचार बिना किसी प्रमाण के ऐसे ही चलते रहे थे, लेकिन 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन पर फिर से बल देना शुरू कर दिया। सन 1808 में जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन कहाँ पे? ये ब्रिटिश स्कूल के एक अध्यापक थे। ये एक ब्रिटिश स्कूल में अध्यापक थे और इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत बताया। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले द्रव्य का परमाणु सिद्धांत बताया। उनका सिद्धांत को ही उनके सिद्धांत को ही डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संघटन के नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। ये तीनों नियम को हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने के लिए विफल भी रहा। जैसे कांच अथवा एबोनाइट को रेशम अथवा फर के साथ घिसने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। जब कांच को किसी रेशम के साथ घिसेंगे तो एक विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? इस प्रयोग की व्याख्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं कर पाया। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों द्वारा कुछ प्रयोग किए गए थे, जिससे यह स्थापित हुआ कि परमाणु जो है वो छोटे छोटे कणों से, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। ये जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो धारणा दी वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से बिल्कुल अलग थी।
डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सिर्फ इतना बताता था कि परमाणु अविभाज्य है, उसे और नहीं बांटा जा सकता। लेकिन 19वीं 20वीं की शताब्दी के वैज्ञानिकों ने जो बताया कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अब ये जो परमाणु की खोज थी, इनके विषय में हम इस इकाई में चर्चा करेंगे। ये तो हमने परिचय थोड़ा सा पढ़ा। अब हम देखेंगे कि अपरमाणविक कणों की खोज कैसे हुई। अपरमाणविक कणों की खोज के बारे में जानते हैं। गैसों में विद्युत विसर्जन आदि प्रयोगों के परिणाम से परमाणु संरचना के बारे में और जानकारी प्राप्त हुई। इन परिणामों की चर्चा करने से पहले आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में हमें ये मूल नियम ध्यान में रखना होगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश के कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आपने चुंबक देखा होगा, चुंबकत्व में भी यही नियम लागू होता है। और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम समझते हैं कि बाकी अपरमाणविक कणों की खोज कैसे हुई, यानी कि परमाणु जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन कणों की खोज कैसे की, किसने की, इसके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की खोज के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले खोज हुई किस सन में हुई? सन 1830 में। माइकल फैराडे ने दर्शाया कि यदि किसी विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। उनमें उसने कुछ नियम बताए जिसके विषय में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें अभी हम बेसिक चीज़ को जानते हैं। माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे। माइकल फैराडे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि किसी विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। यदि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर, यानी किनारों पर इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन होता है। कोई पदार्थ किनारों पर बाहर निकलता है
तथा निक्षेपण होता है। इसके विषय में उन्होंने कुछ नियम भी बताए थे। फिर क्या हुआ, फिर 1850 के मध्य में अनेक वैज्ञानिक, विशेषकर फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिकाएं कहा जाता है, में विद्युत विसर्जन का अध्ययन आरंभ किया। कैथोड किरण नलिकाओं में विद्युत किरण का विसर्जन आरंभ किया। कैथोड किरण नलिका जो होती है वो कांच की बनी होती है, जिसमें धातु के, ये देख लेते हैं, कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है। इसमें धातु के दो पतले टुकड़े, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, सील किए हुए होते हैं। इसमें धातु के दो पतले टुकड़े होते हैं, धातु के दो पतले टुकड़े सील किए गए होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। सील गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जा सकता है। कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। एक कांच की बनी नलिका है और उसमें दो धातु के पतले टुकड़े किनारों पर लगे हैं। ये दो धातु के पतले टुकड़े लगे हैं। इस नलिका में एक निर्वात पंप लगा हुआ है, जिससे क्या नियंत्रित किया जाएगा, और इसमें एक उच्च वोल्टता का विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। उच्च वोल्टता दी जाती है। ये एक निर्वात पंप है। ये कुछ ऐसे है। तो कांच की नलिकाओं में विभिन्न गैसों के दाब के और निर्वातन के द्वारा, यानी ये निर्वातन नली लगी हुई निर्वातन पंप है। निर्वातन पंप के माध्यम से विभिन्न गैसों को, जो गैसों का दाब होता है, उसे नियंत्रित किया जाता है। और जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता, ये उच्च वोल्टता का इसमें करंट जब भेजा गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड हैं, उन इलेक्ट्रोडों पर जब लागू किया गया तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड था, उस ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर लिखते हैं, ये ऋणात्मक है और इसे कैथोड कहा गया। ये धनात्मक है, इसे एनोड कहा गया। तो कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से, यानी कि कैथोड से
धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह आरंभ हो गया। कैथोड की ओर से विद्युत धारा एनोड की ओर जाने लगी। इनको कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहा गया। किसने? जो कैथोड की ओर से जो एनोड की ओर विद्युत धारा जाने लगी उसे कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहा गया। कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह के अतिरिक्त जांच के लिए एनोड में छिद्र तथा एनोड के पीछे नली पर स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप किया गया। अभी तो ये देखा गया कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है। अब ये इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये एक ट्यूब हो गई, ये वैसे ही निर्वात पंप है। यहाँ पर एक कुछ प्रतिदीप्ति लेप किया गया, प्रतिदीप्ति पदार्थ का लेप किया गया। और इसमें एनोड के पीछे नली पर स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेप किया गया और एनोड में छिद्र किया गया। यहाँ पे एनोड लगाते हैं, ये छिद्र है, एनोड में छेद किया गया और यहाँ पर देखिए प्रतिदीप्ति पदार्थ का लेप किया गया। ये एनोड है और इस पे प्लस चार्ज, यहाँ पे कैथोड है और ये ऋणात्मक है। ये कैथोड है। अब इसमें उच्च वोल्टता दी गई। मैंने बीच में लिख दिया है, सॉरी। यहाँ पर वोल्टता दी गई। तो जब इसमें अब इस तरह का एक सेटअप किया गया और उसके बाद जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये किरणें एनोड के छिद्र में से गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत पर टकराती है। यानी कि ये जो प्रतिदीप्ति लेप है वो किसका है? जिंक सल्फाइड का है। जिंक सल्फाइड के प्रतिदीप्त परत पर टकराती है और यहाँ पर क्या होता है? एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। जब इनमें हम उच्च वोल्टता प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से जो कैथोड किरण जा रही थी वो कहाँ पे? इस छिद्र से होते हुए इस पर टकराती हैं और क्या होता है? कैथोड किरणों से एक यहाँ पर एक चमकीला निशान बन जाता है। इसके प्रयोग के परिणाम क्या हुए? इस प्रयोग के परिणाम ये हुए कि कैथोड किरण कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर चलती हैं। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर, ये किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं परंतु इनके व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। कैथोड किरणें स्वयं नहीं दिखाई देती हैं परंतु
इनकी उपस्थिति गैसों से तथा कुछ विशिष्ट पदार्थ जैसे कि प्रतिदीप्ति लेप हमने लगाया था जब, तो हमें दिखाई दी थी, इनकी उपस्थिति पता चली थी। कुछ विशिष्ट पदार्थों की उपस्थिति में देखा जा सकता है। ये पदार्थ इन किरणों के टकराने से क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। तो हम इनकी कुछ पदार्थों की उपस्थिति से देखा जा सकते हैं। जो टेलीविज़न चित्र होता है, टेलीविज़न चित्र नलिका होती है, कैथोड किरण नलिका होती है। टीवी पर्दा स्फुरदीप्ति एवं प्रतिदीप्त पदार्थों से लेपित होता है। जो टीवी होता है उसकी जो स्क्रीन होती है वो कुछ स्फुरदीप्त पदार्थों से लगाया गया होता है, जिस पर क्या होता है, चित्र हमें प्रतिदीप्त होते हैं, दिखाई देते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में अगर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित हों तो ये किरणें सीधी दिशा में गमन जाएंगी। और इन्हीं क्षेत्रों की उपस्थिति में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कैथोड की इन किरणों का व्यवहार क्या होता है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं। उपस्थिति में किरणों का व्यवहार ऋणावेशित। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में कणों का जो व्यवहार होता है वो ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है। ऋणावेशित कणों का अपेक्षित व्यवहार क्या होता है, ऋण की ओर से धन की ओर जाना। तो ऋणावेशित कणों के अपेक्षित व्यवहार के समान होता है, जो यह सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं। ये कण ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन कणों को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणों के लक्षण कैथोड किरण में की नलिका के इलेक्ट्रोड के पदार्थ और उनकी उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इन परिणामों से ये सिद्ध होता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सभी परमाणुओं के मूल घटक होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने परमाणु की संरचना के विषय में जाना कि परमाणु को 3 अपरमाणविक कणों की से मिलकर बना है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के विषय में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।